आज के इस वीडियो में कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन, इसी का कथानक सारांश या फिर इसकी अंतर्वस्तु को जान लेंगे। आप देखेंगे कि एग्जाम में सेवा सदन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस उपन्यास के सारांश को जान लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। साथ ही आप देखेंगे इसी उपन्यास का जो सबसे प्रमुख पात्र है सुमन या फिर सुमन बाई, तो इसका चरित्र चित्रण भी कई बार पूछा जाता है। तो इसी सारांश के माध्यम से ही आप इसके चरित्र चित्रण को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी उपन्यास हो, नाटक हो, उसको समझने से पहले अगर उसके पात्रों से परिचित हो लिया जाए तो बहुत आसानी होती है उसको समझने में। तो सबसे पहले हम लोग इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों को देख लेंगे। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सुमन या सुमन बाई ये इस नाटक का मुख्य पात्र है। कृष्णचंद्र ये सुमन के पिता हैं और पेशे से दारोगा है। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जो कभी घूस नहीं लिए, लेकिन जब बेटी की शादी की बारी आई तो दहेज देने की बात आई और उसके पास उतना पैसा नहीं था और उन्होंने पहली बार रिश्वत लिया, और क्योंकि रिश्वत लेना उन्हें आता नहीं था इसलिए पकड़े गए और जेल हो गया। तो ये थे कृष्णचंद्र। वैसे ही गंगाजली ये सुमन की माँ है, उमानाथ सुमन के मामा हैं, शांता सुमन की छोटी बहन है, गजाधर पांडे या फिर जब वो स्वामी बन जाते हैं तो गजानन ये सुमन के पति हैं। पंडित पदम सिंह पेशे से वकील हैं और समाजसेवी हैं। सुभद्रा पंडित पदम सिंह की पत्नी है। मदन सिंह पदम सिंह के बड़े भाई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नाम को याद रखना है, आगे जाके ये नाम कई बार आएंगे, पदम सिंह और मदन सिंह, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। पदम सिंह छोटे भाई जो पेशे से वकील हैं और समाजसेवी हैं, और मदन सिंह उनके बड़े भाई हैं। और इसी का एक पुत्र है सदन सिंह जो कि मदन सिंह का ही बेटा है, और आप कह सकते हैं कि इस उपन्यास का ये नायक भी है। वैसे ही भामा ये मदन सिंह की पत्नी है, अर्थात सदन सिंह की माँ है। विट्ठल दास ये पदम सिंह के परम मित्र और ये भी समाजसेवी हैं। तो पदम सिंह और विट्ठल दास ये दोनों समाजसेवी हैं। अब हम लोग इस उपन्यास की सारांश को समझते हैं। कृष्णचंद्र जो कि सुमन के पिता हैं, ये दारोगा के पद पर आसीन एक रस उदार, सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। जैसे कि पात्र परिचय में भी हमने डिस्कस किया कि ये ईमानदारी से अपना ड्यूटी करते थे, घूस वूस कभी लेते नहीं थे। सुमन और शांता उनकी 2 बेटियां हैं। 25 वर्ष थानेदार करते हुए भी उन्होंने इतना धन अर्जन नहीं कर पाया कि बेटी की शादी के खर्चों की चिंता उन्हें ना करनी पड़ी। वो शिक्षा परिवारों में होता है। ये भोली बाई वही वेश्या की बात हो रही है जो सुमन के घर के पास ही रहती है, और सुमन को घर आने में देरी हो जाती है। कार्यक्रम वो देखती रहती है और घर रिटर्न होने में लेट हो जाता है। तो इस बात को लेकर गजाधर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को घर से निकाल ही देता है। अब वो क्या करती, रोती हुई सुभद्रा के ही घर चली जाती है। सुभद्रा अर्थात उसकी सहेली आप कह सकते हैं, पदम सिंह की पत्नी, जिसके यहाँ ये कार्यक्रम देखने गई थी। तो गजाधर को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो विट्ठल दास के साथ मिलकर पदम सिंह और सुमन के बीच गलत अफवाह फैला देता है। विट्ठल दास जो कि समाज सेवी थे, लेकिन यहाँ पर वो भी थोड़ा भटक जाते हैं और अकारण ही सुमन का नाम पदम सिंह के साथ जोड़ देते हैं। इस कारण सुमन को उनके घर से भी जाना पड़ता है। अब सुमन ना चाहते हुए भी वो कहाँ जाएगी, तो भोली बाई के पास पहुंच जाती है, अर्थात उस बेश्या के पास पहुंच जाती है। भोली बाई उसे कोठे की चकाचौंध में अंधी बनाकर गलत मार्ग प्रशस्त करती है, अर्थात उसे समझाती है कि यहाँ पर बहुत सुख सुविधा है, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी है। सेवा सदन में ये भी दिखाया गया है कि लोग कोठे को हीन भाव से तो देखते हैं, किंतु वहाँ पर किसी का आना जाना लगा रहता है। इसीलिए तो सुमनबाई कहती है कि यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी और कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। ऐसा जब भोलीबाई सुमन से कहती है तो सुमन थोड़ा सा और प्रभावित हो जाती है और अंततः वो सुमन से सुमन बाई बन जाती है, अर्थात सुमन भी बेश्या बन जाती है। ये जानकर पंडित मदन सिंह अपने मित्र विट्ठल दास को पत्र लिखते हैं। जैसे पहले ही चर्चा किया जा चुका है कि ये दोनों समाज सेवी हैं, और यहाँ पर सुमन का नाम पदम सिंह के साथ जोड़ा गया, जो कि पदम सिंह को भी पता था कि ये पूरी तरह झूठ है। इसलिए इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए वो अपने मित्र विट्ठल दास को पत्र लिखते हैं, बताते हैं कि गलत अफवाहों के कारण सुमन से वो सुमन बाई बन गई है। विट्ठल दास दाल मंडी से वेश्याओं को हटाना चाहते थे। जो व्यक्ति इसमें लिप्त होते थे उनसे वे घृणा करते थे, अर्थात चूंकि वो समाज सेवी थे तो वो चाहते थे कि ये सब यहाँ ना रहें, हट जाएं। पदम सिंह का भतीजा सदन सिंह सुमन पर मुग्ध हुआ रहता है,
तो पदम सिंह, जिसका बड़ा भाई है मदन सिंह और मदन सिंह का ही बेटा है सदन सिंह, तो वो सुमन पर मुग्ध हो जाता है। सुमन बैठना पड़ता, ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए वो 50 हर मंथ क्या है उसे देने के लिए राजी हो जाता है। इधर सदन, वही लड़का जो सुमन को भी पसंद करता था, लेकिन रिश्ता तो आगे बढ़ने वाला था ही नहीं, तो उसका विवाह सुमन की बहन से ठीक हो जाता है। जब शादी तय हो जाता है तब सदन को पता नहीं कि ये सुमन की बहन है। अब बारात जब घर पर आती है तभी ये बात का पता भी चल जाता है कि शांता सुमन की ही बहन है, और इस बात का भंडाफोड़ हो जाने से बारात लौट जाती है, अर्थात शादी नहीं हो पाती है। लेकिन शांता ने मन ही मन सदन को पति स्वीकार कर लेती है। नहीं, शांता का दूसरी जगह रिश्ता तय होने की बात सुनकर वो पदम सिंह को पत्र लिखती है। पदम सिंह जो कि सदन के चाचा लगते हैं, तो उसको वो पत्र लिखती है कि मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करना, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। अब पदम सिंह थे तो समाये से भी, अब करते क्या, तो उन्होंने सुमन के साथ शांता को भी विधवा आश्रम में रखवा देते हैं। वो अपने बड़े भाई मदन सिंह को मनाकर उसे उसके ससुराल भिजवा देंगे, इस बात का आश्वासन देके कि अभी तुम विधवा आश्रम में रहो, फिर हम अपने बड़े भाई को मना लेते हैं, अर्थात सदन के पिताजी को मना लेते हैं, फिर तुम्हें ससुराल लेकर आएंगे। अब सदन को जब ज्ञात होता है कि सुमन विधवा आश्रम में रहती है तो वह उससे मिलने की कोशिश करता है, और जब वो मिलता है तो सुमन उससे अपनी बहन को अपनाने का आग्रह करती है ना, कि तुम्हारा शादी तो शांता से तय हो गया था, तुम प्रेम भले ही मुझसे करते थे, लेकिन शादी तो तुम्हारा शांता से तय हो गया था, और शांता तुम्हें बहुत प्रेम करती है, तुम्हारे अलावा और किसी से वो शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम क्या करो, शांता को अपना लो। अब सदन उसे अपने घर तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसके पिताजी राजी नहीं थे, चाचा को भी वो बदनामी कराना नहीं चाहते थे। अब क्या करे, तो सदन ने अपने हार को बेचकर एक नाव खरीदता है और नाव के व्यापार में लगा रहता है कि अपने बूते ही मैं शांता को रखूंगा, घर भले ही ना ले जा पाऊं। तो धीरे धीरे सदन ने एक झोपड़ी नदी के पास ही बना ली। इधर विधवा आश्रम में किसी ने सुमन का परिचय जाहिर कर दिया, जिसके कारण कई औरतें आश्रम छोड़कर चली गईं। सुमन को ये सहन नहीं हुआ और वो अपनी बहन शांता के साथ आश्रम छोड़कर जाने लगी। तभी सदन ने उन्हें रोका और सारी बातें जानकर सदन ने कहा कि मैंने ये झोपड़ी इसीलिए तो बनाई है, चाचा की आज्ञा लिए बिना शांता को लाते नहीं बनता था, तब से अब दोनों यहीं रहने लगे। अर्थात सदन कहता है, देखो तुम्हें घर तो मैं नहीं ले जा सका, लेकिन यहाँ पर झोपड़ी बना दिया हूँ, अब यहीं पर रहना है। और इस तरह से वो शांता और सुमन दोनों को ही ले जाते हैं उस झोपड़ी में। तो सदन ने फिर बाद में चाचा को सारी बातें बता देते हैं, तो सदन सिंह भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। लेकिन मदन सिंह अर्थात सदन के पिताजी, वो अभी भी शायद गुस्साए होंगे, इस बात से डर रहता है। सुमन अब तक एक साधु बन चुकी थी, जैसे अपने पापों का पश्चाताप कर रही हो। इधर पंडित पदम सिंह वेश्याओं के रहने के लिए एक अलग आश्रम बनवाने में जुटे रहते हैं, जहां पर वो